दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान का भाग 5 करने जा रहे हैं, जिसमें संघ और यानी कि यूनियन के बारे में दिया गया है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा भाग है संविधान में। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 122 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो एक साथ एक क्लास में कराना वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम खंड बाई खंड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद। ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति तो ये कार्यपालिका का भाग है। राष्ट्रपति किसके भाग हैं? पार्ट हैं कार्यपालिका के। ठीक है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति, और मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, और प्रधानमंत्री। ठीक है। तो ये सारे आएंगे कार्यपालिका में, लेकिन आज की क्लास में केवल और केवल हम फोकस रखेंगे कहां पर? राष्ट्रपति के ऊपर। और अनुच्छेद 52 से 62 तक में केवल और केवल किसके बारे में दिया गया है? राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ये क्लास 5 से 10 मिनट में आपको ये अनुच्छेद मैं रटा दूंगा। आपको ऐसे कि आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। एक ट्रिक याद रखिए, पकानी प्रकार्य दुओ शेषम। पकानी प्रकार्य दुओ शेषम, बस इसी में है सब कुछ। तो देखिए, फटाफट करते हैं। पा से है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा। पद होगा किसका? राष्ट्रपति का। ये अनुच्छेद 52 में दिया गया है। का है, का मतलब है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जो शक्ति है वो राष्ट्रपति पर निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में दिया है। जो राष्ट्रपति होंगे उनका निर्वाचन होगा, ये कहाँ दिया गया है? 54 में। ठीक है। मतलब प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में किसमें दिया गया है? 55 में। ठीक है। कार्य, कार्यपालिका, कार्यपालिका के बारे में दिया गया है 56। दुओ मतलब क्या? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन होगा, ये दिया है 57 में। यो से है योग्यता, योग्यता के बारे में दिया गया है 58 में। से है सेवा शर्तें, सेवा शर्तों के बारे में दिया गया है 59 में। और सा से है शपथ, शपथ के बारे में दिया है 60। और मां से लगेगा महाभियोग, इसके बारे में दिया है 61। और अंतिम है आपका 62। अंतिम, वो लिख लीजिएगा, अंतिम है अनुच्छेद 62। ठीक है। अब फटाफट इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक तो ये कि राष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्ति होती है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में राष्ट्रपति केवल नाम के होते हैं। सारे कार्य, सारे पावर्स किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के। हालांकि संवैधानिक रूप से आप देखोगे तो जो कार्यपालिका के प्रधान होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्रपति ही होंगे। तो संवैधानिक रूप से सारे कार्य उन्हीं के नाम पे किए जाते हैं, परंतु पावर निर्वाचित जो मंत्रिपरिषद है उसके पास होता है। ठीक है, चलिए। तो पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और पा, पकानी का पा से दिया गया है राष्ट्रपति का पद। और ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 52 में। एक, भारत देश के राष्ट्रपति होंगे। दूसरा, जो राष्ट्रपति होंगे वही कार्यपालिका के प्रधान होंगे, वही कार्यपालिका के प्रधान होंगे। ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 53 में दिया गया है। ठीक है। तो का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन। तो एक निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कह सकते हो, इलेक्टोरल कॉलेज। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा ये किसके द्वारा कराया जाता है? तो एक तो ईसीआई के द्वारा कराया जाता है। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा कराया जाता है। इसमें जो सदस्य होंगे, एक तो सदन के, एक कौन होंगे? सदन, संसद के। ठीक है, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, सदस्य। ठीक है। और दूसरा है राज्य के विधानसभा, विधानसभाओं के, सभाओं के
निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तीसरा है संघ शासित, संघ शासित राज्यों के, राज्यों, सिर्फ दो, कौन कौन से? एक तो है दिल्ली, दूसरा है दिल्ली और पुदुचेरी, और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, सदस्य। ठीक है। तो ध्यान रखिए, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे केवल वही भाग लेंगे। राज्यों के विधानसभाओं के, यहां पर एक गलती बच्चे ज्यादा करते हैं, एक कई राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था चलती है, तो वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। देखो बिल्कुल मिल रहा है, विधान परिषद, विधान परिषद बिल्कुल अलग है दोस्तों। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना, नहीं लेंगे। दूसरे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य जो हैं वह भी भाग नहीं लेंगे किसी भी, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, या दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य हो। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। क्लियर है? तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे ये तो समझ गए आप। अब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? तो दोस्तों, ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, ये निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी इसको समझ लेते हैं। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी ये होगी आपकी, इसे कहा गया है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये अनुपातिक, यहां लिख देता हूं मैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रणाली के माध्यम से होगा। ठीक है। अनुपातिक, अनुपातिक, यहाँ पर अनुपातिक कर दीजिएगा, अनुपातिक कर दिया है मैंने, अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, के अनुसार, अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या आप कह सकते हो संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, प्रणाली के द्वारा, या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कह सकते हैं। तो अनुपातिक कैसे होता है इलेक्शन इनका? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली, याद रखिए, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार, यानी एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या मतलब होता है इसका? यहाँ पर ये जो सदस्य हैं, कौन, संसद के, राज्यसभा के और संघ शासित राज्यों के जो सदस्य हैं, ये जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि तीन लोग, ए, बी और सी, ये तीन लोग राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। तो जब कोई सदस्य इनको वोट देगा, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के, कोई भी एक सदस्य मान लीजिए, जो वोट देगा ना, वो वोट किसी एक को नहीं देगा कि ए को दे रहा है या बी को दे रहा है। वो वोट देगा तो उसमें नंबरिंग लिखेगा, प्रेफरेंस लिखेगा, प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे। एक, उसने एक, पहली प्रेफरेंस में उसने बी को रखा है, दूसरी प्रेफरेंस में उसने ए को रखा है, और तीसरी प्रेफरेंस में उसने सी को रखा है। तो वोट वो सभी को देगा, लेकिन प्रेफरेंस वो अलग अलग रखेगा। मान लीजिए वो बी को चाहता है कि बी राष्ट्रपति बने, तो उसको पहली प्रेफरेंस में रखेगा। अब मान लीजिए बी अगर नहीं बनता, तो दूसरी प्रेफरेंस प्रेफरेंस में कौन होगा? ए। तो यहां पर ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस दिया जाता है वोट देने के लिए, ध्यान रखिएगा। यही है एकल संक्रमणीय पद्धति। फिर इसमें क्या होता है, जब काउंटिंग होती है, इसमें कोटा सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों? कोटा सिस्टम होता है। ये कोटा सिस्टम क्या है? तो कोटा सिस्टम है कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वैध वोट, कुल डाले गए वैध वोट, जो वैलिड वोट होंगे, वैध वोट, अपॉन टू और प्लस वन। यानी 50% प्लस वन, जितना भी टोटल वोट डला है उसका 50% प्लस वन जिसके पास भी आएगा वही जीतेगा। अब यहां पर काउंटिंग क्या होती है? नीचे से जो सबसे कम वोट मिलते हैं जिसको, वहां से काउंटिंग होती है। फिर उसके वोटिंग, अगर वो कोटा सिस्टम को
नहीं क्वालिफाई कर पाया, अगर कोटा सिस्टम को क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको हटा दिया जाएगा, उसके ऑर्डर को अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर अगले वाले का काउंट होगा, अगर वो कोटा सिस्टम नहीं क्वालिफाई किया तो फिर अगले वाले को, और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि कोई भी एक कैंडिडेट कोटा सिस्टम को क्वालिफाई न कर जाए, यानी कि कुल डाले गए वैध वैध वोट अपॉन टू, यानी 50% प्लस एक वोट ना पा जाए, और जैसे ही वो कोटा सिस्टम को क्वालिफाई कर जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ये है निर्वाचन की प्रक्रिया। ये क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कई बार पूछ लेगा ऑप्शन में कि निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, एकल संक्रमणीय होती है, या चार ऑप्शन और दे देगा, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोटा सिस्टम क्या है ते भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर वोट प्रेफरेंस ऑर्डर पे दिए जाते हैं, ना कि किसी एक पर्सन को दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको हमने एक्सप्लेन किया इसमें टाइम लगा, अदरवाइज आप देखोगे तो बहुत फटाफट याद हो जाएगा। तो पा से है पद, राष्ट्रपति का पद, का से है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, नी से है निर्वाचन मंडल, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो इलेक्शन कराएगा, उसमें सदस्य कौन कौन से होंगे वो समझा समझा दिया। ये है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 55 में क्या कहा है दोस्तों कि निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, वो मैंने बता दिया, एकल संक्रमणीय प्रणाली होगी, ठीक है। कार्य यानी कि कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का। 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग की क्या प्रक्रिया है आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति चाहे तो खुद भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं, और ये त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये देंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और जब राष्ट्रपति नहीं होंगे उनकी अनुपस्थिति में जो कार्यभार करेंगे कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दोबारा निर्वाचन की योग्यता, क्या किसी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन भी हो सकता है? क्या वो दोबारा भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? क्या दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकता है? ये अनुच्छेद 57 कह रहा है, तो यस, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है, जितने बार मर्जी आए वो हो सकते हैं, ठीक है। यो से दिया गया है योग्यता, यानी जो राष्ट्रपति होंगे उनकी योग्यता क्या होगी? तो योग्यता के लिए समझिएगा, एक तो राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए 35 साल की एज होनी चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए। दूसरा, 35 साल की एज होनी चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया एज 35 साल, दूसरा हो गया कि भारत का वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, किसी भी वो प्रॉफिट के पद में ना हो, किसी भी प्रॉफिट के पद में ना हो, ठीक है, यानी लाभ के पद में ना हो, किसी भी लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में ना हो, करेक्ट। अगला है कि ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लोकसभा, लोकसभा सदस्य, सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, की योग्यता रखते हो, योग्यता रखते हो, ठीक है। तो ये है निर्वाचन योग्यता, यानी एक राष्ट्रपति के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु होनी चाहिए, 35 साल आयु पूर्ण कर लिए हो, ठीक है, लाभ के पद में ना हो, कोई भी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ना हो, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, होना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला से है सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या सेवा शर्तें होनी चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें, मैं इस चीज को यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। सेवा शर्तें, तो पहली चीज तो यह है कि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, सदस्य, सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, ठीक है, सदस्य ना हो, क्रॉस, ठीक है। दूसरा, किसी लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में ना हो, ठीक है। तीसरा, सुविधाएं इनको मिलेंगी, इनको सारी सुविधाएं मुहैया की जाएंगी, सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, इनकी जो पेंशन है, इनका जो सैलरी है, इसके बारे में कौन निर्धारित करेगा? तो संसद, तो संसद क्या करेगा? संसद निर्धारित करेगा इनकी तनख्वाह, पेंशन और इनकी सुविधाओं के बारे में। लेकिन एक बार जो निर्धारित हो जाएगा पेंशन, सैलरी, उसमें कटौती नहीं हो सकती, कटौती नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा।
एक बार जो सैलरी निर्धारित हो गई है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये है सेवा शर्तें। सेवा की शर्तें क्या है राष्ट्रपति पद के लिए? कि वो किसी भी सदन के सदस्य ना हो, किसी लाभ के पद में ना हो, कोई भी सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। संसद ही इनकी सेवा शर्तें यानी कि जो सैलरी है, पेंशन है, इनकी क्या सेवाएं मिलेंगी, ये कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगा। और एक बार जो सैलरी, जो चीजें निर्धारित हो जाएंगी उस पर कटौती नहीं हो सकती। क्लियर है? तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये से हो गया। शपथ, 60 में दिया गया है शपथ, यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साहब जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो शपथ लेंगे। और ये शपथ किसके सामने लेंगे? तो शपथ अनुच्छेद 60 में दिया गया है। सा से 60, सा से शपथ, ऐसे भी याद रखें। सा से शपथ, शपथ लेंगे। और शपथ ये 60 अनुच्छेद में किसके सामने लेंगे? शपथ किसके सामने लेंगे? तो ये लेंगे सीजेआई, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके सामने ये शपथ लेंगे। क्लियर है? महाभियोग के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका ये 61, अनुच्छेद 61, महाभियोग 61, किस क्या कहा गया है? महाभियोग, महाभियोग। तो महाभियोग किसके 61 कब लगेगा? अगर संविधान का उल्लंघन हो। कब लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये एमपीपीएससी में सवाल भी पूछ चुका है कि महाभियोग लगाने कब लगाया जा सकता है? तो जब कोई भी राष्ट्रपति संविधान का क्या करेगा? उल्लंघन करेगा, उल्लंघन करेगा, ठीक है। अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है और इसके माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या शर्तें हैं? सबसे पहले तो 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी होगी, ठीक है। 14 दिन पहले से इनको सूचना मिलनी चाहिए। अगला है कि किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में ये महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सदन के एक चौथाई सदस्य हस्ताक्षर करने चाहिए। एक चौथाई सदस्य, सदस्य साइन करेंगे, तभी महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी एक सदन में लाई जा सकती है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाई जा सकती है। तो एक चौथाई सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। और इसको पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। अगर ये लोकसभा में लेट से लाया गया ये महाभियोग, एक चौथाई भाग हस्ताक्षर कर दिए और महाभियोग लाया गया, तो उसमें वोटिंग होगी और 2/3 सदस्य अगर वोटिंग करते हैं तो महाभियोग लग जाएगा। अब ये जाएगा दूसरे सदन में। अगर लोकसभा में आया तो फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा पहले क्या करेगा? इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन, ये जांच पड़ताल करेगा कि क्या इसका सही बात है, उल्लंघन हुआ है, नहीं हुआ है। और इसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होगा ये, तभी जाकर ये महाभियोग लगेगा और राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। दोस्तों अभी तक आपको बता दूं, अनुच्छेद 61 का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। चलिए अंतिम है रिक्त, रिक्त, ठीक है। अगर पद रिक्त हो जाता है, अंतिम है जो अनुच्छेद, अनुच्छेद आपका 62 है। अगर पद रिक्त हो जाता है, रिक्त होने पे, पद रिक्त होने पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का वहन करेगा, पहला चीज। दूसरा, जो राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा? तो फिर देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पद रिक्त होने के अंदर 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना जरूरी होगा, 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन होना जरूरी होगा। तो ये तो दोस्तों फटाफट, पा से पद राष्ट्रपति का पद होगा, का से कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, नी से निर्वाचन मंडल होगा, पा से, प्रा से क्या होगा? निर्वाचन की प्रक्रिया, कार्य, कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का, ठीक है। दोबारा निर्वाचन हो सकता है या नहीं हो सकता राष्ट्रपति के, इसके बारे में दिया गया है। तो यस, योग्यता,
क्या होनी चाहिए, तो मैंने बताया योग्यता क्या होनी चाहिए, सेवा शर्तें क्या है उसके बारे में बात किया, सा से शपथ, और मां से महाभियोग, और अंतिम है रिक्त पद होने पर क्या किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 62। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आज यहीं खत्म करते हैं।